नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। वित्त मंत्री अरुण जेटली अमेरिका में बिहार के सवाल पर बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए हर संभव मदद देने को तैयार है। भारत से करीब 13,000 किलोमीटर दूर दिए गए बयान के बाद सबसे पहली बात यही दिमाग में आई कि बिहार से 1,000 किलोमीटर दूर जब जेटली साहब दिल्ली में दफ्तर में बैठते होंगे तो बिहार के बारे में क्या वैसे ही सोचते होंगे जैसा उन्होंने अमेरिका में कहा, या यहां आने के बाद राजनीति की वजह से विकास के रूट की लाइनें व्यस्त हो जाती हैं? क्योंकि जेटली जी ने गंभीरता दिखा दी है, इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए कुछ बातें उन्हें याद दिलाना चाहेंगे। सर, 15 नवंबर 2014 को केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल जब कांटी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे तो जो उन्होंने कहा था वो भूलना मुश्किल हो रहा है। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के लिए कोल ब्लॉक सहित एसबीवी का गठन 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित करने की घोषणा की थी, पर मामला आगे नहीं बढ़ा। दीघा सोनपुर रेल पुल वाला मामला भी अटका हुआ है। नेशनल हाईवे को दुरुस्त करने का मामला भी पेंडिंग है। उम्मीद है कि बिहार बीजेपी के नेता आपको ये सब कुछ बताते होंगे, क्योंकि आप ही कहते हैं आपकी पार्टी में कई लोग सीएम बन सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि सीएम के दावेदारी वाले नेता अपनी नीतियों को बताने से ज्यादा सिर्फ मोदी जी के नाम को कैश करने की फिराक में लगे हैं, इसलिए उनसे सावधान रहिएगा। उधर झारखंड में भी बीजेपी की सरकार है। एक पुराने मामले में आजसू नेता कमल किशोर भगत को सजा सुनाई गई। आरोप है कि जाने माने डॉक्टर के सिन्हा से उन्होंने रंगदारी की मांग की थी, उनके साथ मारपीट की थी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 2-4 साल बाद अगर यह फैसला आता तो शायद देखने के लिए वो जीवित भी नहीं बचते। यहीं से झारखंड के सीएम की बात याद आ गई। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी दागियों को राजनीति में घुसने नहीं देगी, पर कमल किशोर वाले मामले में या ये मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से गलती से उम्मीद जग गई है। रघुवर दास जी, जिस अंदाज में आप बाइट देते हैं उसी हिसाब से अगर ढुल्लू महतो और राज पालीवाल को भी बेदाग होकर राजनीति में आने को कहेंगे तो अच्छा लगता। फिर लगता कि आप हेमंत सोरेन और सुदेश महतो से अलग, आपके पास संख्या भी है, सरकार गिरने की उम्मीद भी नहीं है। क्या आप ऐसे फैसले कर सकते हैं? उम्मीद है कि कोई ना कोई मेरी ये बात आप तक पहुंचा ही देगा। अगर नहीं पहुंचा सका तो भी कुछ अच्छा करने की उम्मीद आपसे है। आखिर आप राजनीति डीएनए के भरोसे तो करने आए नहीं है। पुरवैया डीएनए में सबसे पहले बात करेंगे हम बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। नेता बयानों के तीर चला रहे हैं। कोई गरीबी, कोई बेरोजगारी, कोई बिहार के पिछड़ेपन को मुद्दा बना रहा है। यहां तक कि सीएम पद को लेकर एनडीए में घमासान की स्थिति। आरएलएसपी ने पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा साहब को बतौर सीएम पेश कर दिया है। इसका आधार पार्टी की अति पिछड़ा कार्ड माना जा रहा है। अब इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सीपी ठाकुर साहब। उन्होंने कहा कि सीएम कैंडिडेट जाति के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर चुना जाना चाहिए। सही भी है। अगर सवर्ण योग्य है तो उसे मौका मिलना चाहिए। बिहार में सवर्ण और राजनीति पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको सीपी ठाकुर साहब का वो बयान सुनाना चाहेंगे। सवर्ण जाति को मौका नहीं मिल सकता है? ये काहे नहीं मिलेगा, स्वर्ण को भी मिलना चाहिए। और जिस तरह से धकिया के दलित और महादलित को नीतीश कुमार ने अलग किया है, वो भी उतने योग्य थे। बैकवर्ड के लोग भी रहे, बहुत दिन बैकवर्ड लोग रहे, तो कोई प्रगति तो खास नहीं हो पाई। इसलिए जो योग्य व्यक्ति को दीजिए। खाली जात पात पर अब पॉलिटिक्स जो है बहुत पुराना हो गया जात पात से, उसे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। सवर्ण जाति का भी सीएम हो सकता है? काहे नहीं होगा। स्वर्ण जाति कोई ये तो नहीं है, अछूत तो शब्द हट गया। कोई अछूत शब्द तो नहीं। कोई जो योग्य व्यक्ति हो उसको बनाइए, कोई जाति का हो। योग्यता के आधार पर सीपी ठाकुर ने सीएम पद देने की मांग की, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यह बात मौजूदा समय में सबको स्वीकार हो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि हाल के दिनों में राजनीति में दलित और अति पिछड़ों की बात ज्यादा हो रही है। दलित और पिछड़ों के उत्थान की बात सोचने और उस दिशा में काम करने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन दलित और पिछड़ा कार्ड खेलकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना या सत्ता हथियाना कहीं से जायज नहीं ठहरा जा सकता। दलित और पिछड़ों की राजनीति आज जिस स्तर पर हो रही है उसमें सवर्ण कहीं ना कहीं खो चुके हैं। मोटे तौर पर अभी तक ये माना जाता रहा है कि अगर आप अगड़ी जाति से हैं तो कम से कम आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, रहना सहना सब कुछ ठीक ही रहा होगा, परिवार के लोगों की पढ़ाई लिखाई भी मोटे मोटे तौर पर अच्छी ही होगी। सरकार की नीतियां भी कई बार इस सोच से प्रभावित रहती हैं और जिसका खामियाजा अगड़ी जाति के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो आइए आज डीएनए में आपको हकीकत बताते हैं। अलग अलग कसौटियों पर अगड़ी जातियों की स्थिति को रखने की और परखने की कोशिश करते हैं। और अगली बार नेताओं से जब मुलाकात होगी तो पूछिएगा जरूर। सबसे पहले बात करेंगे कि ऊंची जातियों में शिक्षा की स्थिति क्या है। बिहार की ऊंची जातियों में साक्षरता दर सबसे अधिक होने के बावजूद देखिए शिक्षा का स्तर नीचे है। ग्रामीण बिहार में गरीबी के चलते हिंदुओं की ऊंची जातियों के 49% और मुसलमानों के 61.8% बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते हैं। दोनों धर्मों में ऊंची जातियों के कुल 55.8% बच्चे स्कूल या कॉलेज आज दर्शन नहीं कर पाते। वजह पूछिए क्या है? ऊंची जातियों में भी
गरीबी की वजह से स्कूल कॉलेज नहीं जाते। शहरों में स्कूल कॉलेज न जाने वाले ऐसे बच्चों की तादाद 55.6% है। ऊंची जातियों के बीच हायर सेकेंडरी और स्नातक से ज्यादा शिक्षित लोगों की संख्या कम है और कम होती जा रही है। अग्रणी जातियों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम हो रही है। सवर्ण आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच हायर सेकेंडरी करने वाली आबादी महज 31.2% है। शहरी इलाकों में देखिए 52.1%। इसका मतलब यह है कि ऊंची जातियों के बीच उच्च शिक्षा की पहुंच नहीं बन पाई है। आगे बढ़ते हैं। सवर्ण आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो ऊंची जातियां हैं उनकी बड़ी आबादी को नौकरी नहीं मिल पा रही है, घर पे बैठे हुए हैं, कमाई के रास्ते बंद हो रहे हैं। हिंदू मुसलमान सबकी स्थिति एक जैसी। हिंदू और मुसलमानों की अग्रणी जातियों में काम करने वाली कुल आबादी के 1/4 यानी 25% हिस्से के पास रोजगार ही नहीं है। हिंदुओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भूमिहारों में है। इस जाति के औसतन 11.8% लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। रिपोर्ट में शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर करीब करीब एक तरीके का है। शहरी इलाकों में जो हिंदू बसते हैं उनकी स्थिति देखिए, जो कायस्थ जाति से आते हैं, बेरोजगारी का स्तर 14.1%, जो दूसरी अग्रणी जातियों की तुलना में सबसे ज्यादा है। मुसलमानों में सैयद सबसे ज्यादा है, 11.3% बेरोजगार हैं। ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, आप गांव में चले जाइए, रोजगार या रोजगार के बेहतर अवसर के लिए 85.8% हिंदू और 90.5% मुसलमान बाहर जाते हैं। जो ऊंची जाति वाली हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, वो आज घर छोड़ने को मजबूर हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। महिलाओं की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जो ग्रामीण इलाके होते हैं, जो गांव के इलाके होते हैं, उनमें कामकाजी महिलाओं की आबादी 20% है। लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों की जो ऊंची जातियां हैं, उनके घर की महिलाएं क्या स्थिति है? कामकाजी महिलाओं की आबादी महज 2% है। मतलब 100 घर है, उसमें से 2 महिलाएं ऐसी हैं ऊंची जातियों में जिनके पास कोई काम है, बाकी 58% घर में, 98%। इसका मतलब यह है कि सामाजिक चलन के हिसाब से भी ऊंची जातियों की महिलाओं द्वारा काम करना अच्छा नहीं माना जाता। रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के चलते ऊंची जातियों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। खेत में काम करेंगे नहीं और घर में पैसा है नहीं। शहरी इलाकों में ऊंची जातियों में कामकाजी महिलाओं की आबादी हिंदुओं में 7.6% और मुसलमानों में 7.4%। ये अग्रणी जातियों की स्थिति। अब आ जाइए आप जमीन की स्थिति पर। आम तौर पर धारणा यह है कि बिहार में ऊंची जातियों के पास बहुत ज्यादा जमीन होगी, बहुत रकबा होगा, लेकिन अब हकीकत से जरा वास्ता करिए। सवर्ण आयोग की रिपोर्ट इस धारणा को पूरी तरह से खंडित करती है। हिंदुओं की ऊंची जाति के 55.1% और मुसलमानों की ऊंची जाति के 86.1% परिवारों के पास जमीन का मामूली टुकड़ा है। हिंदुओं में ग्रामीण इलाके में रहने वाले ऊंची जाति के परिवारों के पास औसतन कृषि योग्य भूमि का रकबा 1.91 एकड़ है, 2 एकड़ जमीन भी नहीं है। मुसलमानों की अगर आप बात करेंगे तो 0.45 एकड़। अगर हिंदुओं की ऊंची जाति के बीच देखें तो भूमिहार ऐसी बिरादरी है जिनके पास कृषि योग्य भूमि औसतन प्रति परिवार 2.96 एकड़ है। राजपूतों में 1.99 एकड़, ब्राह्मणों में 1.40 एकड़ और कायस्थों में 1.0 एकड़ प्रति परिवार औसत। क्या होगा 2 एकड़ जमीन से, बताइए आप ही। मुसलमानों की स्थिति देखिए आप। ऊंची जातियों में पठान के पास प्रति परिवार औसतन कृषि योग्य जमीन कितनी है? 0.48%, जबकि शेख के पास 0.46 एकड़ और सैयदों के पास 0.37 एकड़ जमीन है। रिपोर्ट में कहा गया कि 5 एकड़ तक कृषि योग्य भूमि रखने वाले ऊंची जाति के हिंदू परिवार महज, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 8.6% और मुसलमान परिवार 1.1%। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 50% परिवारों के पास जमीन ही नहीं है। यानी ये आबादी भूमिहीन है, जिन्हें आप अग्रणी जाति समझते रहे अभी तक, जिनके पास पैसा और जमीन की बात कही जा रही है, उनके पास जमीन धीरे धीरे घट रही है। अब ऐसे परिवारों में अग्रणी पिछड़े भी आते हैं। जमीन खरीद बिक्री के रुझानों पर गौर करें तो पिछले 3 वर्षों के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों की ऊंची जातियों के 6.5% परिवारों ने जमीन का टुकड़ा बेचा और खरीदने वाले महज 1%। आगे बढ़ते हैं। जो तमाम फैक्ट्स है, जो तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे थे, ये आंकड़े बताते हैं कि सवर्णों की स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को वर्षों से चली आ रही मान्यता के आधार पर, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर नीतियां बनानी चाहिए ताकि समाज के सबका विकास हो सके। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति चुनाव में सवर्ण का मुद्दा उठाता है तो उसका उसी तरह स्वागत होना चाहिए जैसे दलित और अति पिछड़ों के मुद्दों का होता है। छोटा सा विराम, जरूर लौटेंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब, उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि केंद्र सरकार बिहार को बड़े पैमाने पर हर संभव मदद देने को तैयार है। अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भारत के आर्थिक भविष्य विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने क्या कहा, एक बार पढ़ के बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि बिहार अपार संभावनाओं वाला राज्य है। इस राज्य में बहुत कम उद्योग हैं, यहाँ अपार मानव संसाधन भी हैं, यहाँ कृषि है। इसलिए देश के न्यायोचित विकास के लिए बिहार की मदद जरूरी है, आवश्यक है। अब उनके इस बयान के बाद बिहार की उम्मीद बढ़ना लाजिमी है। खासतौर से जो समर्थन लोगों ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को दिया, उसे देखते हुए अब जेटली जी के इस बयान पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, पहले ये देखिए। उसके बाद कुछ अहम सवाल जो अरुण जेटली के स्टेटमेंट के बाद बिहार की जनता जरूर जानना चाह रही होगी, वो सवाल भी पूछेंगे। बयान सुनिए। ये जो कुछ भी देंगे वो पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि एक बात देखिए ना, इनके केंद्र के मंत्री आ रहे हैं और जो मर्जी बयान देकर जा रहे हैं। जैसे सड़क के मामले में इन्होंने कह दिया कि 50,000 करोड़ रुपया हम लोग दे रहे हैं, अब 50 रुपया भी नहीं दिया है। तो अगर इसी तरह की चीज़ों को मिला करके कोई पैकेजिंग कर रहे होंगे तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन अगर वो सचमुच कोई सहायता देते हैं तो सबसे पहले हमारी जो, और नीति आयोग ने सिफारिश भी कर दी, ये भी जान लीजिए। ये जो बिहार को विशेष सहायता मिलती थी, जो पिछली सरकार के समय में ही फिर मिल गया था 12,000 करोड़ रुपए का, उसको रोकना, और अगर उसको कहेंगे कि ये भी पैकेज है तो एक ही चीज को कितना बार दीजिएगा, तो ये सब वो क्या करेंगे देखना है। नीतीश कुमार केंद्र की आलोचना कर रहे हैं। पहले भी बीआरजीएफ फंड में कटौती की बात करते रहे हैं। इस सिलसिले में पीएम मोदी से लेकर अरुण जेटली तक से उनकी मुलाकात हो चुकी है। जेटली साहब देश से हजारों किलोमीटर दूर बिहार की मदद का वादा तो कर रहे हैं, बिहार के प्रति गंभीरता भी दिखा रहे हैं। तो आइए 2-3 बातें उन्हें याद दिला देते हैं। 15 नवंबर 2014 को केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने काटी मुजफ्फरपुर में अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट बांका के कोल ब्लॉक सहित एसपीवी के गठन 15 दिनों में सुनिश्चित करने की घोषणा की थी, लेकिन वो मामला काम आगे बढ़ नहीं सका। बरौनी के बारे में घोषणा हुई। बरौनी में 110 मेगावाट यूनिट के कार्य का जिम्मा भारत सरकार के उपक्रम भेल के हवाले किया गया, पर उसकी स्थिति भी यही है कि काम समय से पूरा नहीं हो पा रहा, नतीजा लोगों को सुविधा नहीं हो पा रही। दीघा सोनपुर रेल पुल को बन जाना चाहिए था, पर क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों प्रबंध नहीं हो रहा? कहा जा रहा है पैसे नहीं मिले। अब पैसे क्यों नहीं मिल रहा है, इसका जवाब केंद्र सरकार की तरफ से आनी चाहिए। किसानों को लागत के ऊपर 50% मुनाफे का वादा किया था एनडीए ने, बीजेपी ने, उसको लेकर भी नतीजा नहीं निकला। ये कुछ मुद्दे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि केंद्र सरकार बिहार का विकास नहीं करना चाहती होगी, हो सकता है केंद्र सरकार पूरी तरह से बिहार की मदद करना चाहे भी, पर सवाल घोषणा बनाम हकीकत की है। ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि बिहार की जनता एक बार फिर घोषणाओं के समंदर में डुबकी लगाने को तैयार है। यानी वादों के पहले राउंड से पहले ये जो दूसरा राउंड था वो पहले पूरा हो जाए, उसके बाद आगे बढ़े। उम्मीद है कि अमेरिका में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो कुछ कहा बिहार के संदर्भ में, वो जब दिल्ली में लौटेंगे तो कुछ कदम भी उठाएंगे। छोटा सा विराम, लौट रहे हैं। अब बात करेंगे झारखंड की, जहां लोहरदगा के आजसू विधायक कमल किशोर भगत, रांची की अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद कमल किशोर भगत की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 831 के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो अयोग्य हो जाएगा। यही नहीं, जेल से रिहा होने के 6 साल बाद तक वो जनप्रतिनिधि बनने के अयोग्य ही रहेगा। यानी इस फैसले के मुताबिक कमल किशोर भगत वर्ष 2026 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि कमल किशोर भगत इस मामले में 2 साल जेल काट चुके हैं। कमल किशोर भगत को 22 साल पुराने मामले में सजा मिली। 1993 में रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर के सिन्हा ने कमल किशोर भगत और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उनके साथ मारपीट करने, गोली चलाने और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप था। इस घटना में विधायक के एक सहयोगी सुदर्शन भगत की मौत हो गई थी। कमल किशोर भगत को धारा 307, 325, 387 और 448 के तहत दोषी पाया गया। आइए आपको बता दें कि किस धारा में कमल किशोर भगत को क्या सजा मिली। सबसे पहले बात धारा 307 की।
धारा 307 हत्या के प्रयास के मामले में लगाया जाता है। इस धारा के तहत कमल किशोर भगत को 7 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने हुए। मारपीट और जख्मी करने के मामले में धारा 325 लगाई जाती है। इस धारा के तहत कमल किशोर भगत को 2 साल की सजा सुनाई गई। आगे बढ़ते हैं। घायल करने का भय दिखाकर रंगदारी मांगने के आरोप में धारा 387 लगाई जाती है। इस धारा के तहत कमल किशोर भगत को 5 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। जबरन क्लिनिक में घुसने के मामले में कमल किशोर भगत पर धारा 448 लगाई गई है। इस धारा के तहत कमल किशोर भगत को 6 महीने की सजा सुनाई गई। कमल किशोर भगत 2014 में दूसरी बार लोहरदगा से विधायक चुनकर गए थे। वर्तमान में आजसू पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अलग झारखंड राज्य गठन के बाद आंदोलन में सक्रिय भी रहे। कमल किशोर भगत झारखंड के पहले ऐसे विधायक हैं जिनकी सदस्यता जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत खत्म हुई है। इस कानून के लागू होने के बाद लालू प्रसाद यादव और जगदीश शर्मा की संसद की सदस्यता खत्म हो गई थी, क्योंकि चाईबासा कोषागार से निकासी मामले में लालू और जगदीश को कोर्ट ने दोषी माना था। कमल किशोर भगत को सजा सुना दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के अहम बात यह है कि 81 में से 55 विधायक दागी हैं, जिनमें से 16 पर बहुत ही गंभीर आरोप हैं। कमल किशोर भगत के अलावा ढुल्लू महतो, राज पालीवार, दिनेश उरांव, फूलचंद मंडल, शिवपूजन मेहता, राजकुमार यादव, चमरा लिंडा, दशरथ गगराई, योगेंद्र प्रसाद, अमित कुमार महतो, जगन्नाथ महतो, पॉलिस सुरीन, एनो सिक्का, गणेश गंझू और भानु प्रताप शाही, इन सभी पर बहुत ही गंभीर आरोप हैं। तो उम्मीद है कि जिनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो राजनीति को साफ करने की सिर्फ बातें ना करें, कहें कि आप क्लियर होकर आइए, फिर पार्टी में स्वागत करेंगे। आज डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।